नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां केंद्र सरकार वन नेशन वन पेंशन को लेकर कई बड़े कार्य कर रही है, तो वहीं अब हरियाणा में भी इसकी खूब चर्चा होने लगी है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। इसी के साथ अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि लगातार चुनाव होते थे और आचार संहिता के चलते विकास कार्य उस गति से नहीं हो पाते थे जो होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत देश को आगे ले जाने वाला डिसीजन है। ये लिया तो जाना चाहिए था आजाद होने के इमीडिएटली बाद, लेकिन जो सरकारें बनी उनके एजेंडे में ये मुद्दे नहीं थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के तहत देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जो उसमें व्यवधान है, अब ये जो चुनाव है, ये देश के विकास में ये जो बार बार चुनाव आते हैं, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, सारे काम रुकते हैं। यहां पर पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे काम रुके हुए थे। फिर विधानसभा का हो गया, सारे काम रुके हुए थे। फिर महाराष्ट्र का आ गया, दिल्ली का आ गया, जम्मू कश्मीर का हो गया। सारा साल सिर्फ और सिर्फ चुनाव चलते रहते हैं, विकास की तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है और देश के 140 करोड़ लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। एक देश एक चुनाव, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, वो स्वागत योग्य है। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत सारे खर्चे लगातार हम 5 वर्ष के अंदर लगातार चुनाव के अंदर ही फंसे रहते थे। कभी पंचायत का चुनाव है, कभी नगरपालिका का चुनाव है, कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है। इन्हीं चुनाव के अंदर हम लगे रहते थे। पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता था और पैसा तो खर्च होता था, परंतु पैसे के साथ साथ ज्यादा समय का भी वेस्टेज होता था। हम विकास उस गति से नहीं कर पाते थे जिस गति से देश के अंदर हम विकास करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आचार संहिता लग जाती थी, आचार संहिता के कारण विकास कार्य ठप हो जाते थे, रुक जाते थे, उस गति से विकास नहीं होता था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया है, ये स्वागत योग्य है और इसका मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, इसका आम जन को तो लाभ मिलेगा। मेरा देश गति से, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र में गति से आगे बढ़ेगा। ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई। जो तकरार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से हरियाणा में देखने को मिल रही है, उसको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मसला में आज एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। बहुत स्वागत है सर आपका। और ललित अरोड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और विनय यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से मसला में। सर, डिबेट की शुरुआत करता हूं। रामराजी शर्मा जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है आपकी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का खुलकर जो है स्वागत करने में लगी हुई है, ऐसे में तकरार स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। इस तकरार को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखो, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बढ़िया सोच है। इससे विकसित भारत में और ज्यादा विकसित होने में मदद मिलेगी, क्योंकि ज्यादा समय है। कभी पंचायत चुनाव आ गए, कभी उसके बाद में नगरपालिका चुनाव आ गए, कभी मेयर का चुनाव आ गया, कभी उसके बाद में
विधानसभा चुनाव आ गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, कभी हरियाणा में चुनाव है, कभी महाराष्ट्र में चुनाव है, कभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो ये आचार संहिता में ही 5 साल सरकार के निकल जाते हैं। कभी कभी कहीं आचार संहिता लगी, कभी कहीं, तो सरकार को काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, पूरे 5 साल नहीं मिलते और इससे खर्चा भी बहुत बढ़ता है। नंबर 1 तो पैसे की बचत होगी, नंबर 2 पूरे 5 साल सरकार को काम करने के लिए मिलेंगे और इससे मैं समझता हूं भारत और ज्यादा विकसित होगा और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत का सपना भी साकार होगा, भारत विकसित होगा। और मैं इस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया है और मैं राष्ट्र की जनता को भी आह्वान करता हूं, भाई ये बहुत बढ़िया सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की बहुत अच्छी सोच है और इससे हमारा राष्ट्र और ज्यादा तरक्की करेगा और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि सरकारों के पास में पूरा समय रहेगा और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का और उनका निवारण करने का उसमें और ज्यादा समय मिलेगा। मैं समझता हूं ये बहुत बढ़िया ऐतिहासिक कदम है हमारी सरकार का और मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बढ़िया सोच है और बहुत बढ़िया जिस तरह से वो हमारे बढ़िया सोच के साथ में हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हों, चाहे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हों, चाहे विदेश में हमारी धाक जमी हो, हमारा डंका बजा हो, चाहे एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से जो मैं समझता हूं बहुत ही ऐतिहासिक कदम है ये दोनों काम, राम मंदिर का और धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटने का कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये बहुत ही असंभव काम था और इसमें हमारे चाणक्य की भी भूमिका रही, जो हमारे बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में उनकी गिनती होती है आदरणीय अमित शाह जी, उनकी भी विशेष भूमिका रही है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से हरियाणा में भी पहले केंद्र में हमारी राष्ट्र की जनता ने, हमारे देश की जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया, तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर मोहर लगाई, हमारी भाजपा की नीतियों पर मोहर लगाई और उनको आशीर्वाद देके तीसरी बार हमारी सरकार बनी और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारा हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं और जिस तरह से नौकरियों में पारदर्शिता अपनाई जा रही है, पहले नौकरियां किस आधार पर होती थी कांग्रेस के टाइम में, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद और विकास कार्य भी जहां इनका एमएलए होता है वहां थोड़े बहुत हो जाते और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री के क्षेत्र से बाहर तो कुछ होता ही नहीं था। और हमारा जींद रोहतक का तो ऐसा था, रोहतक तक तो इन्होंने रोड बना दिए, बहुत बढ़िया रोड बनाए। जहां जींद शुरू हो जाता था ऐसे मान लेते थे जैसे कोई पाकिस्तान की मतलब बॉर्डर आ गया, आगे तो हमारा राज्य ही नहीं है, आगे तो हमारा मतलब देश ही नहीं है। इस तरह से भेदभाव हमारे साथ होता था और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी उस टाइम में आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस वाद को तोड़ा। पहले क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवादी वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे, मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं भेदभाव नहीं होने दूंगा और मेरिट के आधार पर नौकरियां दूंगा। उन्होंने बिना खर्ची, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की शुरुआत करी। इस बात के लिए मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन पे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जन जन के चेते हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं और युवाओं के हृदय सम्राट हैं, उनके फॉलोअप, उनकी जो नीतियां हैं उनका फॉलोअप कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं और इसी नीति पर हमारी सरकार चल रही है। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, को चपड़ासी नहीं लगा था, आज बिना खर्ची, बिना पर्ची के जिसके पास में रोहतक दिन का भाड़ा भी नहीं होता था, आज क्लास 1 लग गया है। अपना
मैं समझता हूँ गौरव की बात है। ये हमारी सरकार के धन्यवाद। आपके मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और धन्यवाद आप भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन और कुछ पहलुओं पर जो है गहनता से जानने की जरूरत है, क्योंकि जनता के बीच में भी फिर जब वन नेशन वन इलेक्शन जब मुद्दा उठता है तो उनके मन में भी बहुत सारे सवाल जो है पनपने लगते हैं। तो ललित जी, थोड़ा सा स्पष्टता से मैं जानूंगा कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन जो गंभीर मुद्दा है, क्या आप मान रहे हैं कि जिस तरीके से जो है स्वागत योग्य दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष बता रहा है और वहीं विपक्ष के भी इस पर तर्क हैं और कुछ प्रश्न भी हैं जिस तरीके से, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना आसान है वन नेशन वन इलेक्शन, और क्यों इस पर जो है विपक्ष अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तकरार की स्थिति? जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब टॉपिक तो है कि देश के अंदर में फेडरल सिस्टम या जैसा भी सिस्टम इस समय है उसमें क्या ये संभव है, और डिस्कशन हम कहाँ कर रहे हैं और आप ऐसे एंकर रोकते ही नहीं किसी को। मेरा एक अनुरोध है कि टॉपिक पे रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैंने किसी से मैं सभी टॉपिक पे आया हूँ। सुनिए, तो 11/3/24 को केंद्रीय मंत्री रहे अनंत हेगड़े, बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान में संशोधन के लिए हमें 2/3 बहुमत दिलाएं। तो उनसे बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई ये संशोधन किस तरह का चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी क्या ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ था, क्या ये संविधान से आरक्षण को हटाने का था, या देश सेक्युलर नहीं होगा, कोई हिंदू राष्ट्र होगा, उन्होंने अपना एजेंडा नहीं बताया। तो हुआ क्या कि चुनाव आए। अब चुनाव आए तो ये उन्होंने बता दिया कि 2/3 बहुमत चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, राज्य अड़चन करेंगे। अब ये जो सिस्टम है चुनाव का, जिसको वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, ये स्वीडन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जर्मनी, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका में यानी सिर्फ 7 मुल्कों में है, एक कंट्री में आंशिक रूप से है। अब सामान्य बिल को पास कराने में सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, और संविधान संशोधन से संबंधित जब बिल आ जाए तो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो आप अनंत जी की बात को लिंक कर लीजिएगा। अब लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो 2/3 आंकड़ा लगभग 362 का होता है, लेकिन इस सदन में एनडीए के 291, इंडिया ब्लॉक के 234, एक और दो इधर हो सकते हैं, अन्य दलों के 18 सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा में भी अभी कुल 231 सदस्य है, जिसमें से 2/3 का आंकड़ा 154 होता है। इस सदन में 6 मामूली सदस्य हैं, तो एनडीए के 118, इंडिया ब्लॉक के 85 और अन्य दलों के 34 सदस्य हैं। शायद यही कारण है कि जो इन्होंने बिल अडॉप्ट किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, उसमें ये कहा कि भाई हम जेपीसी का गठन करेंगे, तो शायद कंसेंसस हो जाए। अब मेरे को 2 मिनट बोलने दिएगा, बाद में क्या समय ना दीजिए, मैं क्लेम कर पाऊँ कि क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास में संख्या बल नहीं था, उसके लिए जेपीसी का गठन होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 तरह की सिचुएशन है। एक तो विधेयक लोकसभा राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित हो जाए, ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368.2 की मुताबिक 2/3 बहुमत से विशेष विधेयक होते हैं, और फिर जो संसद से विशेष बहुमत से पारित है, जिनके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का जो है समर्थन जरूरी है। आप अगर आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें लिखा है इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी ये राज्यों का एक संघ होगा। ये अलग बात है कि फेडरलिज्म का पार्शली हम उसको मानते हैं, पूरा नहीं मान रहे हैं। है क्या कि भाजपा ये चाहती है कि ये अंततः कुछ समय बाद हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, सेक्युलर शब्द हट जाए और सबसे पावरफुल केंद्रीय सरकार हो जाए। इनका मकसद एक ही है। आप बताइए कि अगर जो सेंटर में सरकार होगी वही अपने राज्यों में सरकार बनाएगा। अब ये कहते हैं फ्रीक्वेंट इलेक्शन जब होते हैं ना जी, तो फ्रीक्वेंट ओपिनियन भी मिलता है पब्लिक का। आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव का खर्चा ज्यादा है। भाई कोई ये तो बता दे कि हरियाणा में एक दिन का चुनाव होना है, वो चाहे वन नेशन में हो या वैसे हो, कितना खर्चा हो जाएगा? बराबर ही होगा। अब आती है सेंट्रल पुलिस फोर्सेज की बात। जब हम चुनाव अलग अलग तारीखों में कराते हैं तो हमारे पास सरप्लस सेंट्रल पुलिस फोर्सेज होती हैं, यानी हम नागालैंड, मिजोरम से लेके, मणिपुर से लेके और जे&के तक भेज सकते हैं। अब डिस्टर्ब एरिया होते हैं, वहां पे हमें ज्यादा की जरूरत होती है, जहां आतंकवाद है या कुछ और है। आप ये अगर ये कहते हैं कि हमारे को 100 बटालियन भेज दिया हमने, तो आप 28 राज्यों में 3-3, 400 बटालियन भेज देंगे, उससे क्या होगा? अल्टीमेटली जो लोकल पुलिस है हमारी, सुन लीजिए भाई,
ये जो हमारी लोकल पुलिस है ये सक्षम नहीं है चुनाव कराने में। तो जब ज्यादातर लोकल पुलिस की भूमिका है, लोकल अधिकारी जो है डेपुटेशन पे चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो ये फिर बात कहाँ से आती है। खैर एनीवे, कोविड साहब को ये लाए और इन्होंने ये कहा कि भाई क्योंकि 25 नवंबर का सदन शुरू हुआ, 20 दिसंबर तक चलना है, तो पहला कदम इनका था कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक हो जाएंगे, तो ये सिफारिश लेके आई। अब 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की गई। तो मैं ये कहता हूं कि डिसोल्यूशन जो है, मान लीजिए एक छोटी सी बात है कि चुनाव की तारीख एक फिक्स हो गई, हमारी लोकसभा बन गई 2024 में नए रिजीम में, 2026 में किसी कारण लोकसभा बंद करनी पड़ेगी, इसके 3 साल बचे थे, तब आप क्या करेंगे? सारे राज्यों की जो है विधानसभाओं को बंद कर देंगे या उसको मैच करेंगे? कोई ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है देश की आजादी के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, कि आप स्टेट को कुछ समझेंगे नहीं। होता है ना, कई बार वो संसद बंद हुई है, ऐसा तो है नहीं कि संसद कभी बंद नहीं हुई। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, एकदम यूफोरिया क्रिएट करके चुनाव नहीं हो सकते। और फिर इन्होंने दूसरा बिल लाया है, वो 3 यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। मैं ये कहता हूं कि रिस्क ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेशन हमेशा रहेगा। सत्ता लोलुपता की वजह से कोई भी पार्टी केंद्र में है, मैं भाजपा में अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, जो पार्टी वहां होगी वो चाहेगी स्टेट से मेरा साम्राज्य हो जाए। अच्छा, फिर ईवीएम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? अभी हम एक ईवीएम से 3 बार काउंटिंग करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक ही डेट को विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कराने में हमें 15-20 हजार करोड़ रुपया का खर्चा पड़ेगा। और दूसरी मैंने बताई थी सुरक्षा की बात कि हमारी सेंट्रल फोर्सेज जहां ज्यादा है वहां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में एरिया बड़ा वास्ट होगा, 28 स्टेट। अब सवाल ये उठता है कि जो ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट है उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्टेट एक ऑटोनॉमस है, छोटी पार्टी है, जैसे मान लीजिए इंडियन नेशनल लोकदल है या ऐसी पार्टियां जो सिर्फ एक रीजनल लेवल पे ही है, उनकी सरकार है। अब आप उनको फोर्स करेंगे कि भाई आप हमारे केंद्र के साथ लोकसभा के साथ अपने चुनाव करें और बंद कर देंगे, ये राइट प्रधानमंत्री को कैसे दे देंगे? स्टेट को बंद करने का अधिकार है गवर्नर के पास और वहां के मुख्यमंत्री की भी भूमिका रहती है। तो आप राज्यों की भूमिका खत्म करके जो है एक नया उसमें कानून, नया प्रावधान लाने जा रहे हो। हम इससे अग्री नहीं करते। अगर कोई अच्छी बात होती तो हम कहते, हमें कोई विरोध करने का ये नहीं है कि हर चीज में विरोध करेंगे, लेकिन एक इलेक्टोरल साइकिल होते हैं हर जगह के। आर्टिकल 324 में सुपरिटेंडेंट ऑफ इलेक्शन जो है ईसीआई के पास है, आप उनको भी डाइल्यूट कर रहे हो। तो जरूरत क्या है, जो है स्टैट्यूटरी बॉडी की जरूरत है कहीं पे? तो ये जो प्री मैच्योर टेररिज्म तो बहुत ही खतरनाक है। जब से संविधान लागू हुआ है कभी ये कंसेप्ट था ही नहीं। विनय जी, मैं बताना चाहूंगा, या आपको हमारे जो विनोद, इसमें एंकर कौन है? विनोद जी है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा में ये नहीं था कि सारे इलेक्शन एक अलग हुआ था, 4 इलेक्शन हुए, लेकिन वहां कहीं प्रावधान नहीं है कि चारों इलेक्शन एक जैसे होंगे, इकट्ठे एक साथ होंगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के सुचारू क्रियान्वयन की इसमें है ही नहीं सिचुएशन। अच्छा, फिर जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो किस जगह यूज हो सकता है? यूनिक कैंडिडेट है ना, ईपीआईसी। अब इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा जो 16 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स हैं उनमें अमेंडमेंट होगी, 4 नए आर्टिकल बनेंगे। वो राजनीतिक सहमति बनाना, विधेयक को संसद में पारित कराना कोई इनकी समस्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो मुझे लगता है यही व्यू है कि भाई हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इसके लिए अब मान लीजिए ईवीएम के अलावा चिप्स चाहिए और अन्य सामग्रियां की खरीद करनी है। 15 साल में तो टोटल बंटाधारी हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपए का। इस तरह से बात करके अचानक आप एडिशनल इमरजेंसी क्रिएट करते हैं मुल्क में। आज की तारीख में हमारे सामने किसानों के मुद्दे हैं, हमारे सामने गरीबी है और 50 चीजें हैं, लेकिन आप एक मुद्दा ले आए कि संबल से भी ध्यान हट जाए, महंगाई से भी हट जाए, जो बहुत सी स्कीमें ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप जो 10.5 चीजें उनको हल कीजिए, ये इसकी भेंट कीजिए
जब सब पार्टियों में सहमति हो तब होगा। आप पार्टी ने विरोध किया, हमने विरोध किया, और भी बहुत सी पार्टी 15 पार्टी के द्वारा विरोध कर ही रही है। ललित जी, मैं लौटूंगा आपके पास, विनय जी से भी जो है प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विनय जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से ललित जी ने जो है बारीकी से समझाया और बारीकी से अपनी बात रखी, तो क्या जिस तरीके से अगर बात की जाती है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और सवाल बहुत सारे उठते हैं, तो संविधान में कौन कौन से जो संशोधन है, यकीनन अगर बात की जाए, जाहिर सी बात है कि संविधान के अनुच्छेद 82A के अगर देखें तो उसमें लोकसभा का जिक्र है, लोकसभा के कार्यकाल का भी जिक्र है, और वैसे ही विधानसभा के अगर देखा जाए तो 172 में भी खंड 3, 4, 5 जब मैं पढ़ रहा था उसमें भी जिक्र विधानसभा के कार्यकाल का रहता है। तो क्या यहाँ पर भी इसको संशोधन करने की जरूरत है? और संशोधन जब करना पड़ेगा तो बहुत सारी चीजों का यहाँ पर हवाला भी होता हुआ दिखाई देगा। वहां हवाला दिया जाता है कि इन सब चीजों में संशोधन के बाद में बहुत सारी सहमति, जिस तरीके से ललित जी ने बताई कि सभी पार्टियों का एक साथ आना और इस तरीके से बड़े कदम को आगे बढ़ाना ही जो है कहीं ना कहीं संशोधन के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाएगा। क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आपको विनय जी? चलिए देखिए, मान भी ले कि संशोधन भी हो जाएगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी भी हो जाएगी, तो मान लेते थोड़ी देर के लिए कि भाई हो गया, इनके पास संख्या बल भी है, इन्होंने कर लिया, पास भी हो गया, संविधान में बदलाव भी हो गया। लेकिन कुछ सवाल हैं। देखिए, अब रामराजी शर्मा जी ने फिर से वही, मुझे लगता है ये पता नहीं क्या स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या लिखी लिखाई, मोदी जी का धन्यवाद 4 बार धन्यवाद किया, विश्व में डंका बज रहा है। अरे भाई, वन नेशन वन इलेक्शन पे आप बताइए ना कि क्या फायदा होगा है? कहाँ राम मंदिर? देखिए, ये इस पर ललित अरोड़ा जी ने भी आपत्ति जाहिर की, मुझे लगता है आपको भी रोकना चाहिए। देखिए, हम सबका बहुत कीमती समय है, जनता सुन रही होती है। देखिए, अलग से मैं तो कहता हूँ एक अलग से आप बुला लीजिए करें इनको स्टूडियो में, उनको बोलो आधा घंटा है, आपको जितना गुणगान करना कर लीजिए, जितनी बार आभार व्यक्त करना आप कर लीजिए। विकसित राष्ट्र बनाएंगे, 47 की बात कर रहे हैं साहब, 47 तक भरोसा नहीं, पता नहीं हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है, चलो उसमें बाद में आते हैं। लेकिन कुछ सवाल है। देखिए, जैसे अरोड़ा जी ने कहा कि भाई आपने देखा कि 13 दिन के अंदर सरकार गिर गई थी वाजपेयी साहब की, उसके बाद फिर 13 महीने बाद गिर गई। आप देखिए 1996 से लेकर के 1999 में जब इनकी सरकार फिर से बनी, कितनी बार सरकारें गिरी और इलेक्शन कितनी बार इलेक्शन हुआ। तो उस केस में क्या होगा? और किसी राज्य में अगर मध्यावधि चुनाव हो गए तो आप क्या राष्ट्रपति शासन लगाओगे, या आप वेट करोगे अगले लोकसभा चुनाव का कि भाई तब तक प्रेसिडेंट रूल लगा दो, यानी कि केंद्र जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाकर उस पर शासन करे राज्य पर, और 3 साल के बाद ही चुनाव होंगे। भाई मान लीजिए अभी 2029 में वन नेशन इलेक्शन हो गया, सारे राज्यों में इलेक्शन हो गए, और 1 साल बाद 4 राज्यों में जो है ऐसी स्थिति आ गई, संवैधानिक संकट आ गया कि कोई सरकार नहीं बन रही है। ऐसा हुआ है, दिल्ली में हुआ था 2013 में, 2014-15 में जाके फिर सरकार बनी, चुनाव हुए, तब तक राष्ट्रपति शासन भी लगा, और जो खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जो स्कोप खुल जाता है, तो बताइए उस केस में क्या होगा। दूसरी बात कि कॉस्ट की बात कर रहे हैं, भाई कितनी कॉस्ट बचेगी? ईवीएम, देखिए इतनी सारी ईवीएम खरीदने के लिए, उनका रख रखाव के लिए इलेक्शन कमीशन कहता है कि लगभग 10,000 करोड़ हर 15 साल में खर्च होंगे। और मुझे बताइए कि ये अब जो लोकसभा चुनाव हुआ, अगर हम इतने सक्षम हैं एक चुनाव कराने के लिए, तो पूरा लोकसभा चुनाव 7 फेज में क्यों हुआ भाई? 2-2 महीने तक चला, 7 फेज में हुआ। अब बताइए, एक राज्य में 7-7 फेज में चुनाव हो रहा, क्यों नहीं कराया आपने एक ही डेट में? आप लोकसभा चुनाव तो करा सकते थे ना। सीएम साहब कह रहे हैं कि भाई नगर पालिका का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, तो मुझे बताइए कि क्या ये सारे चुनाव एक साथ कराएंगे? मुझे नहीं लगता एक सारे चुनाव एक साथ कराएंगे। यानी कि 3-3 मशीनें लगेंगी, 4-4 मशीनें लगेंगी, उसमें लोकसभा के लिए वोट करेगा वोटर, फिर विधानसभा के लिए करेगा, फिर वो नगर पालिका के लिए, नगर निगम के लिए करेगा। बता दिए रामराजी शर्मा जी, बता दें क्या ऐसा होगा? क्या ये एक डेट पर चुनाव होगा या ये 3-4 महीने तक चलेगा? जब लोकसभा चुनाव 2 महीने चल सकता है, तो जब ये एक साथ सारे राज्यों के चुनाव कराएंगे, निकाय चुनाव भी अगर कराएंगे, तो मुझे लगता है ये 6 महीने तक चलेगा। और अभी अगर आप देखिए, एक बार में लगभग 5 राज्यों के चुनाव साथ साथ हो जाते हैं। देखिए, जैसे झारखंड
जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव साथ होना था, पिछली बार साथ हुआ, इस बार भैया आपने वो भी साथ नहीं कराया। अब बताइए ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या सिक्योरिटी हमारे पास पर्याप्त नहीं थी, या ईवीएम्स नहीं थी, या इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं था? बताइए ना। आपने 4 राज्यों का चुनाव तो पिछली बार एक साथ कराया था, इस बार आपने अलग अलग कराया, और आप कह रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं। तो आपने देखिए लगभग 28 हमारे राज्य हैं, लगभग 5 राज्यों के चुनाव एक बार में हो जाते हैं, यानी कि अगर विधानसभा की बात करें तो 5-6 बार में चुनाव निपट जाते हैं, और एक लोकसभा का चुनाव होता है। तो मोटा मोटा आप ये लगा लीजिए, और लोकसभा के साथ भी कुछ विधानसभाओं के चुनाव हो जाते हैं, यानी कि पूरे 5 साल में 5 से 6 बार जो है चुनाव। ठीक है विनय जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं आपकी बात को कंप्लीट कराने के लिए। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है विनय जी, मैं आपके पास फौरन हाजिर हो रहा हूं ब्रेक के बाद जो है। लेकिन लगातार जो है मसला में चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से पक्ष विपक्ष में जिस तरीके से वार पलटवार शुरू हो रहा है, तकरार बनी हुई है, उसको लेकर मसला में लगातार चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याफ्त क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है, और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है, और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। मसला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मसला लगातार चर्चा चल रही है, और इसमें सवाल बहुत सारे जहन में हैं, और ऐसे में जो है इसको टटोलने के लिए, जानने के लिए, तह तक जाने के लिए जो है एक पैनल हमारे साथ लगातार चर्चा का हिस्सा है। और ब्रेक से पहले विनय जी मैं आपके पास था, आप अपनी बात को अब कंप्लीट कर सकते हैं।
और उसके बाद जो है रामराज जी शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, फिर ललित जी आपके पास। देखिए, मैं कह रहा था जिसमें मेरा पहला पॉइंट था कि भाई जब चुनाव होंगे, अगर सरकार कहीं गिर जाती है, भंग हो जाती है विधानसभा लोकसभा, तो क्या होगा? तो आप देखिए, आजादी के बाद पिछले कुछ जो शुरू के कुछ चुनाव थे वो साथ साथ ही हुए, लेकिन बाद में ऐसा होता चला गया। 4 चुनाव ऐसे साथ में हुए थे, 1951, 52, फिर उसके बाद में जो है 57, 62 और 67 ये चुनाव जो है एक साथ हुए। उसके बाद जो है ये प्रक्रिया भंग हो गई थी। 69 में चुनाव जो है बिहार की एक पार्टी भोला पासवान शास्त्री जब मुख्यमंत्री थे तो वो अल्पमत में आ गई थी, उसके बाद जो है चुनाव कराने पड़े थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई संशोधन किया गया था या कोई कानून बनाया गया था कि भाई आप अलग अलग करेंगे। वो अपने आप जो प्रक्रिया चलती है उससे ऐसा हो गया। दूसरी बात है कि खर्च कम करने की बात करते हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक कमीज 1 घंटे में सूखती है तो 10 कमीज कितने घंटे में सूखेंगी, वो भी 1 घंटे में सूख जाएंगी। ये ऐसा तो नहीं है। अगर कहीं चुनाव है तो वहां पे सुरक्षा कर्मी अगर भेजने हैं, या फिर वहां जो चुनाव करने वाला जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो भाग लेते हैं उस प्रक्रिया में, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो हरियाणा में अगर 10,000 लगते थे वही 10,000 जाके उत्तर प्रदेश में चुनाव करा रहे हैं। वो तो हर राज्य में जो अलग अलग समय पे चुनाव होते तब भी उतने लगेंगे, एक साथ चुनाव हो तब भी उतने ही लगेंगे। जो संसाधन लगने हैं, बताइए उसमें क्या कमी आएगी? उसके खर्चे में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे सुरक्षा कर्मी हो। हाँ, ईवीएम जरूर बढ़ जाएंगी, जो ईवीएम अभी इस्तेमाल हो जाती थी, लेकिन अब आपको एक साथ इतनी ईवीएम प्रोक्योर करनी पड़ेंगी और उनके रखरखाव के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खर्चा कम होने वाला है। तीसरा ये कहते हैं कि भाई विकास की गति रुक जाती है। अरे अब जैसे अगर मान लीजिए, मैं फिर एक बार बात कहता हूं कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि एक ही डेट में सारे चुनाव हो जाएंगे। मुझे लगता है ये फेजेज में चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन एक फेजेज में होंगे और 3-4 महीने चलेंगे। तो अगर आप, इसका मतलब क्या 3-4 महीने फिर काम ही नहीं होगा और पूरे देश में कोई काम नहीं होगा। अभी कम से कम अगर हरियाणा में चुनाव है तो ठीक है, हरियाणा में काम नहीं हो रहा है यार। और देखिए, काम नहीं हो रहा, काम नहीं रुकते हैं साहब। आप कोई नई घोषणा नहीं कर सकते, आप कोई नई योजना नहीं ला सकते, लेकिन जो काम आपने पहले से शुरू कर रखे हैं उन कामों में कोई गतिरोध नहीं आता है। और आप बता दीजिए कि 10 साल में भैया आप ही की सरकार है, फिर से आपकी सरकार बन गई, ऐसे फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन गया क्या? 10 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार है, बता दीजिए उसमें भी इलेक्शन ने रोड़ा अटकाया क्या? बुलेट ट्रेन कहां गई भाई साहब? बुलेट ट्रेन को भी इलेक्शन कमीशन ले गया क्या? 2022 तक करे, विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना 2047 तक। भाई साहब 2022 में आप सबको पक्का मकान देने वाले थे, अब वो पीछे चला गया। अब देखिए इनकी स्ट्रेटेजी देखिए, जुमलेबाजी देखिए। अब 2022 की बात खत्म हो गई, 2022 में चला गया, अब ये बात कर रहे हैं 2047 की। अरे 2047 में पूछने वाला कौन रहेगा भाई साहब? आप 5 साल की बात करो ना, आप 5 साल के लिए चुने जाते हो। यानी कि आपका प्लान जो है कि सब कुछ खत्म हो जाए और जो है इन्हीं को घोषित कर दें भैया, आजीवन घोषित कर दें मोदी जी को प्रधानमंत्री। रामराज शर्मा जी जो है जवाब देंगे। ठीक है, मैं जान लेता हूं जो है शर्मा जी, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन सवाल बहुत गंभीर है, विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि बहुत सारा मंथन और बहुत सारी चर्चाएं इस पर होना अभी भी बाकी, और ऐसे में जो है लगातार हो भी रही हैं। और मैं जानने की कोशिश करना चाहता हूं, ललित जी ने भी अपना तर्क रखा है, विनय जी ने भी अपना तर्क रखा है। शर्मा जी आप बताएं कि आप वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से आप कह रहे हैं लगातार जो है बहुत सारे काम प्रभावित होते हैं, ठीक है, काम प्रभावित होते हैं, तो क्या जो जनता की सवाल है, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, क्या वो अलग अलग नहीं होते? और अगर ऐसा है, राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनको देखा जाए तो एक साथ जब चुनाव होगा तो क्या वोटर जो है, इसका वोटर का फैसला जो है प्रभावित नहीं होता हुआ नजर आएगा? देखो, इन दोनों पार्टियों को अपने हार का डर सता रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिला हुआ है, प्रदेश का भी जनता हमारे साथ है और राष्ट्र की जनता भी हमारे साथ है। जिस तरह से तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में बनी है, हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, ये तो इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर इनका कहीं भी, इनका मैं समझता हूं बंटाधार हो जाएगा, इनका कहीं भी खाता खुलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये तिलमिला रहे हैं हार के डर के मारे। अरे खर्चा कम होगा मेरे भाई, और हर विधायक को, हर मंत्री को, हर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको
पूरा 5 साल काम करने का मौका मिलेगा, पूरी सरकार को 5 साल मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई आज महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, इसके 6 महीने बाद हरियाणा में हो रहे हैं, उसके 6 महीने बाद राजस्थान में हो रहे हैं, तो सरकार का ध्यान मैं समझता हूं बटेगा नहीं, इससे ध्यान एक जगह केंद्रित होगा और पूरे 5 साल सरकार को काम करने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूं ये राष्ट्र के हित में है और बहुत अच्छी हमारे प्रधानमंत्री की सोच है। इससे हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारी जनता को लाभ होगा, नुकसान कहीं भी नहीं होगा। अब ये पता नहीं क्यों इनको डर सता रहा है, पता नहीं ये डर के मारे क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जनता ने तो इनको जिस तरह से इनको आशीर्वाद दिया है वो आपको भी पता है, हमारे को भी पता है। पर ललित भाई कहेंगे ये टॉपिक से भटक रहा है। भाई हम टॉपिक से नहीं भटक रहे। देखो जनता आपको बेशक आप अभी सदमे में हो, सदमे से बाहर नहीं निकले हो, लेकिन आप राष्ट्र की भी सोचो। ये राष्ट्रीय हित में है भाई, राष्ट्र के लिए सोचो, राष्ट्रीय हित में है। पूरे 5 साल मिलेंगे काम करने के लिए, विकास कार्यों में और तेजी आएगी, हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी सोच है और इसका आप लोगों ने भी गहराई से सोचना चाहिए और कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उसका समर्थन भी करना चाहिए। मेरा विपक्ष वाले भाइयों से भी विनम्र आग्रह है, भाई ये राष्ट्र के हित में है और इसके बारे में लेकिन शर्मा जी अगर ऐसा होता है तो शर्मा जी डाउट तो यहाँ पर ये है कि अगर ऐसा होता है कि बीच में ही मान लीजिए जो है असेंबली या विधानसभा भंग हो जाती है, तो क्रम अगर बीच में फिर से टूट गया तो उसका जिम्मेदार और उसको तरीके से किस तरीके से जो है स्थिति बनेगी, कैसे मतलब वो सारी चीजों को डील किया जाएगा। मशीनरी संसाधनों को इतना जुटाना, फिर चुनाव कराना और इतने बड़े देश में, लोकतांत्रिक देश में, फिर उसके बाद जो है अगर ऐसी स्थिति बनपती है तो उसके बाद क्या होगा, ये जनता जानना चाहती है। जैसे कि दोनों प्रवक्ताओं ने जो है बीच में संदेशा ये जो है दिया है, संदेह यहाँ पर उत्पन्न किया है। देखो कोई भी विधेयक लाया जाता है उसके बारे में विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और उसके हर पहलू पे विचार किया जाता है, ऐसा नहीं है। उसका समाधान भी निकाला जाता है, भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, हर पहलू पर विचार करके तब वो विधेयक लाया जाता है। मैं समझता हूँ ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होने जा रहा है, बहुत अच्छा होगा और इसमें हरेक के सबके हितों को ध्यान में रखते हुए ये सरकार ये विधेयक लाएगी और मैं समझता हूँ ये हमारे राष्ट्र के हित में होगा। जी ठीक है। ललित जी, एक बार पहले जिस तरीके से विनय जी ने भी जिक्र किया कि आजादी के बाद में जो है 4 चुनाव ऐसे हुए कि एक साथ चुनाव कराने पड़े थे और उसके बाद जो है एक ऐसा समय आया कि बीच में क्रम टूट गया और ऐसे में जो है संभावना ये है कि अगर एक साथ चुनाव हो रहे थे तो ये क्रम ऐसे टूटा, फिर अगर ऐसा होता है कि 2029 से जो है एक साथ चुनाव होते हैं मान लीजिए और कुछ समय बाद जो है ऐसा क्रम फिर से जो है ऐसी अड़चन पैदा होती है कि इस तरीके की सिचुएशन सामने आती है, तो ऐसी स्थिति में जो है किस तरीके से इसे निपटना होगा। और जिस तरीके से सवाल ये भी था क्योंकि जनता के राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो उन दोनों को मुद्दों को साथ में रख के मत करना जनता के सामने बहुत सारे पहलू। समझ गया। मैं ये कह रहा हूं जी, इसमें एक अपॉइंटेड डेट का इशू है, वो डिफाइंड होती है कि डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा और उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है सबको। यही सबसे बड़ी जड़ है झगड़े की। मैं आपको ना 8-10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो कि टेक्निकल पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल जिनमें है वो थोड़ा सा मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेपरेट और इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल साइकिल होंगे यूनियन के लिए भी, स्टेट्स के लिए और सेंट्रल के लिए भी। मतलब ये एक ऑटोनॉमी दी गई है विद इन द फेडरल फ्रेमवर्क। तो अब तो प्रधानमंत्री के हिसाब से चुनाव हो गए राज्यों में भी, नंबर 1। नंबर 2, इंडिपेंडेंट ऑन इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहेगा? प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये सारे इस दिन को चुनाव होने हैं, तो चुनाव आयोग का क्या रोल रह गया? किसी भी सरकार को, केंद्र सरकार को आप भंग कर दो, उसके बाद चुनाव करा दो। किसी भी स्टेट को भी भंग करने का पावर प्रधानमंत्री के पास चला जाए, ये क्लैरिटी इसमें सभी को होनी चाहिए। इसके अलावा
जो पोटेंशियल वायलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन की, सुप्रीम कोर्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का होल्ड करती है और वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एक खूबसूरती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन का और गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी सरकार है, प्रियम्बल है, संविधान है, उसका ये है कि हर चीज अमेंडमेंट नहीं हो सकती। अब इससे कोई एग्री नहीं करता तो मैं तो मतलब यही कह सकता हूँ कि भाई दोबारा पढ़ो। फिर एक आता है जो आर्टिकल 172 है, वो ये कहते हैं कि द प्रपोजल सजेस्ट दैट अमेंडमेंट टू आर्टिकल 172 कंसर्निंग द term of state legislature assembly can be made without state ratification। भाई ये कैसा कानून हो गया? स्टेट है हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री एक पार्टी का है, वो स्टेट में जो है आपकी बात को नहीं मानता, आपने जो कानून संसद में रखा उसकी रेटिफिकेशन जो आधे स्टेट्स की होनी है वो कहता है मैं नहीं करता। ऐसी संभावना हो सकती है ना कि आधी से ज्यादा जगह विपक्ष की सरकार हो। फिर ये कंफ्लिक्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ से भी। अब किसी जगह पे डिफेक्शन हो गई या आपने देखा कि भाई यहाँ चुनाव नहीं कराने तो यहाँ पे डिफेक्शन करा दो किसी स्टेट में है, उस डिफेक्शन को रोकने के लिए तो आप क्या करोगे? अनएक्सपायर्ड पीरियड की चिंता सबको पड़ जाएगी, तो हॉट स्टेटिंग नहीं बढ़ेगी कि अभी हम एमएलए नहीं रहेंगे भाई अगर डिसोल्यूशन होता है तो इसलिए फिर ये है कि प्रेसिडेंशियल की जो प्रेसिडेंट की पावर है उसमें यह है कि डिसॉल्व करना है लोकसभा को, एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने करना है अंडर आर्टिकल 85 शायद 85 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पोटेंशियली अल्टरिंग द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन, तो ये क्यों हो जाएगा? अच्छा फिर स्टेट को तो आप बिल्कुल गौण समझ रहे हो। मैं बताता हूँ पिछली हमारे रिकॉर्ड रहा है कि हमारी कुछ स्टेट गवर्नमेंट बहुत पावरफुल रही है, वो बिहार में रही हो, उड़ीसा में रही हो, मध्य प्रदेश में रही हो, राजस्थान में रही हो, उत्तर प्रदेश में रही हो, महाराष्ट्र में रही हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी वहां, उन्होंने अपने स्टेट का विकास भी किया। मान लीजिए रामराजी शर्मा जी ने हरियाणा के अंदर में 31,000 रुपए शादी के पैसे का वादा किया और हमारी सरकार सेंटर में हमने इनको डिसमिसल कर दिया। 5 साल के लिए आए थे और 2 साल बाद ही हमने इनको हटा दिया, या उल्टा हो जाए हमें हटा दिया। तो जो स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्टियां हैं जो लोक लुभावन वादे करते हैं उनका क्या होगा? आप तो जिसका लोक लुभावन ज्यादा है हटा दोगे। मतलब कोई भी सरकार के अंदर की हटा सकती है, प्रेसिडेंशियल पावर को कम नहीं करने देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर इसमें एक और चीज आती है, वो ये है कि जो पहले तो 4 चुनाव हुए ना जिसमें आप 1975 का जिक्र करते हो, एसआर बोमई केस बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सी व्याख्या की गई। एसआर बोमई अगर कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, 12 मार्च उनका 94 का उसका फैसला आया, उसमें स्टेट और सेंटर के रिलेशन में बहुत सी बातें कही गई है और ये टोटल प्रपोजल ही एसआर बोमई की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की उसके खिलाफ है। तो अब इतनी अमेंडमेंट कौन होने देगा? अमेंडमेंट हम होने नहीं देंगे, क्या कुछ हो जाए। तो हमें जब तक आपने पहली प्रोसेस पर एग्जामिन नहीं किया, आपने कमेटी बनाई, जरूर हमारा एक आदमी लिया भी, लेकिन वो कितनी कमेटी मीटिंग में आया और जहां आपकी मेजोरिटी है दूसरे की सुनोगे कहां से? तो अभी इस पे अच्छा फिर 2029 के चुनाव में ये हो नहीं सकता क्योंकि अपॉइंटेड डेट ऑलरेडी निकल गई है, पार्लियामेंट के सेशन हो चुके हैं। अब 2029 में जब पहली अपॉइंटेड डेट आएगी तो ये 2034 से तब लागू होगा जब मैंने 50 बातें बताई वो पूरी हो जाए तब। तो 2034 तक तो रहना ही नहीं है, होना ही नहीं है, तो क्या पता उसके बाद किसकी सरकार आती है। तो इस तरह से आश्वस्त होकर आप कानून, लॉन्ग टर्म कानून एक पार्टी को फेवर करने के लिए नहीं बना सकते जब तक की सारी पार्टियां साथ ना दे। आप इस कानून की एक रूपरेखा भी नहीं बदल सकते। मैं बता दूं आर्टिकल 83, 85, 172, 74, 356 ये सारे इतने आसान नहीं है कि आप जो है सिंप्लीफाइज भी कर ले सारे इलेक्शन को और उनको मॉडिफाई भी कर ले। आर्टिकल 324 देख लीजिए आप, इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन का बहुत नेशनल स्टेट लेवल पे ये 325 में इसमें भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, 324 में भी करनी पड़ेगी, आर्टिकल 243 बैठे, ये सारे चेंज करना इतना आसान है क्या? प्रपोज आर्टिकल 324 ये कोई मिलते रूल नहीं है। इस तरह से बचकाना तरीके से अगर प्रपोजल लाई जाती है, 18,626 पेज की प्रपोजल लाई हो, कितने लोगों ने पढ़ी है? माफ करना मैंने भी कुछ पेज भी देखे। ये बड़ा मुश्किल है कि इस पर डिबेट संभव हो। डिबेट के लिए भी 5 साल निकल जाएंगे। कोई इस पे डिबेट जो है ना इस तरह से नहीं है कि आज बैठे एक पेज पढ़ लिया और बोल दिया। लॉट ऑफ थिंग्स आर टू इम्प्रूव। इसको करने में आप सारी पार्टियों को साथ लें
और अगर तो पार्टियां मना करती है तो उस पर ड्रॉप कर दें, क्यों कंट्रोवर्सी बनानी। देश के सामने बहुत मुद्दे हैं, उनको सुलझाते रहिए। अपनी सरकार सारी उम्र के लिए सोच के रखिए कि हम ही चलाते रहेंगे। इस कानून के बदलने से ना बदल पाएंगे और ना कोई ये ख्वाब पालने की जरूरत है। ठीक है विनय जी, आपके पास आता हूं और जो है समझने की कोशिश करता हूं दूसरे पहलू से कि अगर जो है इतनी अड़चन है और इतने व्यवधान हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है संशोधन जो है आर्टिकल्स में यहाँ पर करने को देखने को मिलेंगे, लेकिन करना आसान नहीं है इस हिसाब से। और अगर देखा जाए, मान लिया जाए दूसरे पहलू से अगर बात की जाए तो कि पहले भी जो है कुछ चुनाव जो है एक साथ हुए थे, बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ, क्या उस प्रोसेस को जो है रिप्रोसेस करने की कोशिश और इसमें क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि 7 देश ऐसे भी हैं कि एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते पर हैं, तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो वहां की प्रणाली के हिसाब से अपने देश में जो है उन्होंने लागू किया, क्या यहाँ पर क्यों नहीं लागू किया जा सकता। अब इस पहलू से अगर जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी जो है बैठकें हुई, बेंच हुई, कमेटी गठित हुई, उसमें जो है विपक्षी दलों ने जो है कुछ ने जो है यहाँ नकार दिया, तो ऐसे में सारी पार्टियां इकट्ठी होकर एक मत और एक साथ एक स्वर में बोलें तभी संभव। नहीं बिल्कुल। और देखिए जैसे आपने बोला कि आपने बाहर के देशों का उदाहरण दिया, तो जो भी विकसित देश हैं वो तो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो अगर हम उनका देखें तो फिर हमें भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए, वो तो ईवीएम पे भरोसा ही नहीं करते हैं। और दूसरा देखिए आप देखिए हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी आप आबादी देखिए और बाकी देशों की आबादी देखिए, अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो अमेरिका की आबादी के लगभग बराबर है। तो ये कि यहाँ पर इतना संभव नहीं है। और आप देखिए यहाँ का ज्योग्राफिकली भी देख लीजिए, यहाँ पे हर तरह, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, तो बड़ा मुश्किल है इस तरह से कराना। और देखिए इसमें रामराजी शर्मा जी ने फिर कहा कि भाई मोदी जी विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे भाई, हमें मोदी जी, विश्व गुरु मोदी जी की देशभक्ति पर हमें कोई शक नहीं है, हमें आपके चाणक्य की देशभक्ति पर कोई शक नहीं है, लेकिन हमें उनकी काबिलियत पे शक है साहब। हमें पता है कि वो देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। देखिए लेकिन क्या उनके पास वो काबिलियत है, क्या उनकी सोच है, क्या उनका विजन है। देखिए ये तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होता कि एक दिन रात को 8 बजे मोदी जी आते और कहते भैया वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो चुका है, जैसे नोटबंदी। अब बताइए, नोटबंदी जब उन्होंने किया, उन्होंने क्या कहा था। मैं क्यों कह रहा हूं कि उनकी मंशा, उनकी काबिलियत पर हमें भरोसा नहीं है। जब उन्होंने नोटबंदी किया, उन्होंने मुझे 50 दिन मुझे दे दो, 50 दिन, और फिर जिस चौराहे पे मुझे बता देना वहां आ जाऊंगा। बताना क्या हुआ नोटबंदी का, मुझे एक फायदा बता दीजिए। सारा जो पैसा था वो सारा वापस आ गया, इसका मतलब देश में काला धन था ही नहीं भाई। और जो नए नोट छापने में जो 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुए वो एक्स्ट्रा हो गया। अब बताइए नोटबंदी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बताइए पुलवामा की घटना भी उसके बाद ही हुई ना। 40 जवान हमारे मारे गए, 300 किलो आरडीएक्स के साथ वो विस्फोट हुआ। बताइए कितनी आतंकवादी घटनाएं, आप डेटा निकाल लीजिए कि भाई नोटबंदी के बाद कितनी आतंकवादी घटनाएं कम होगी उससे पहले से। मुझे एक फायदा नोटबंदी का बता दीजिए, और आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। तो देखिए उनमें वो सामर्थ्य नहीं है, वो उनकी फर्जी डिग्री है, उन्हें नहीं पता क्या करना है, वो उनका परमात्मा से कनेक्शन है, पता नहीं कहां से उनको सपने में आता है, क्या आता है, वो अगले दिन कहते हैं भैया मुझे ये करना है। तो उनकी काबिलियत पर हमें शक है साहब। जीएसटी से बताइए, जीएसटी जिस तरह जिस स्वरूप में उन्होंने जीएसटी किया, अभी उन्होंने कपड़े पर भी जीएसटी लगा दी। बताइए जीएसटी से कितना फायदा हुआ। हमारे छोटे छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी सब बर्बाद हो गए। बताइए आप क्या फायदा हुआ। उनकी डिजिटल इंडिया, बताइए साहब, हमारी जब ये कॉल चल रही है, हमारा जब डिबेट चल रहा है, उसमें भी कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। आप फोन मिलाइए किसी को, हम एनसीआर में बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बैठे हुए हैं, आप लगातार फोन पे आपको 5-5 बार हेलो हेलो अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। क्या है इनका डिजिटल इंडिया बताइए। मेक इन इंडिया का क्या हुआ। अरे आप चाइना से, आप भी आपका आयात इतना बढ़ चुका है। इस साल का आप देख लीजिए चाइना से, जिसको आपने एक वो कौन सी ऐप थी वो बंद कर दिया आपने, हमने चाइना के साथ सब संबंध तोड़ दिए। भाई साहब अब भी उनसे इतना आयात कर रहे हो, क्या हुआ आपके मेक इन इंडिया का। हम तो चाइना को कंपीट करने वाले थे ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बताइए मेक इन इंडिया का क्या हुआ। स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ बताइए। जो आप अभियान, एक और आया था
वोकल फॉर लोकल। देखिए, मेक इन इंडिया को फिर आपने वोकल फॉर लोकल कर दिया, नया नाम दे दिया। बताइए वोकल फॉर लोकल का क्या हुआ? तो भाई हम ये कहते हैं, ये देश को देखिए, देश का विकास चुनाव में उलझे रहने से नहीं रुक रहा कि चुनाव होते रहते, देश चुनाव में उलझा रहता। अरे साहब, देश को तो ये उलझा के रखते हैं, ये कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे। अरे भाई, देश में आप आग लगाना चाहते हो, आपकी विभाजनकारी नीतियां हैं, आप कह रहे हो वन नेशन, हर चीज आप एक करना चाहते हो और देश को बांट रहे हो आप। बताना जरा, मुझे एक्सप्लेन करें रामराजी शर्मा जी कि बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है। बताइए जरा, एक है तो सेफ का मतलब बता दीजिए आप क्या है। इस देश को आप क्या कह रहे हो? बटा हुआ है देश ये, या बांटना चाहते हो आप? अरे आप देश को बांट रहे हो। अब क्या बात कर रहे हो? आपने दोनों बार में, इन्होंने एक बार भी बताया हो कि क्या फायदा होगा वन नेशन का, विकसित राष्ट्र बनाना है, मोदी जी का धन्यवाद। अरे कोई नई बात बताई ना भाई साहब। ठीक है शर्मा जी। तो देखिए, मैं ये इनके अंदर काबिलियत नहीं है, मैं क्या करूं? डिग्री वाले लोग बैठ। ठीक है सर, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। रामराजी शर्मा जी, बेहतर होगा कि आप जवाब दे दीजिए और समय की भी पाबंदी। जी, ये मेरे भाई नोटबंदी की बात कर रहे थे। ठीक है विनय जी जवाब ये मेरे भाई नोटबंदी के ऊपर बात कर रहे थे। नोटबंदी से पूरे राष्ट्र को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को हुआ है, आम आदमी पार्टी को, इन पार्टियों को नुकसान हुआ है क्योंकि ये पैसा दबा के पड़े थे। इनका ये पैसा निकल गया, ये खाली हो गए, इनके खजाने खाली हो गए। जो अवैध पैसा था इनके पास में, वो ये खाली हो गए और राष्ट्र की जनता को फायदा हुआ है। राष्ट्र की जनता को फायदा हुआ है। डिजिटल इंडिया है। आज आपने कहीं पैसा भेजना हो, पहले कैसे भेजते थे? अब फोन से आप लिया, पैसा तुरंत चला गया। कितना फायदा हुआ है मेरे भाई। और ये मेरा भाई, ये कांग्रेस का प्रवक्ता भी किसानों के बारे में बोल रहा था। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने हरियाणा में क्या उत्पाद मचाया था? इन्होंने क्या किया था? आपने गुरनाम सिंह चटोनी ने क्या कहा था? गुरनाम सिंह चटोनी ने कहा ये इन्होंने फाइनेंस कर रखा था, उनकी डील थी। आज हरियाणा का किसान जाग चुका है। आज इस आंदोलन में किसानों पर डिबेट नहीं है भाई, किसानों के मुद्दे पर डिबेट नहीं है शर्मा जी। की बकाई में नहीं आएंगे। मुद्दा अलग है। चटोनी ने कहा ठीक है, कांग्रेस ने डील नहीं की, कांग्रेस ने वायदा नहीं निभाया। हमने तो पूरा माहौल खराब कराया, हमने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। ये गुरनाम सिंह चटोनी की स्टेटमेंट। ठीक है सर, ये किसानों के टॉपिक जब होगा तो मैं उसका जो है जवाब ले लूंगा इससे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया रामराजी शर्मा जी, ललित जी और विनय यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल लगातार बने हुए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जब बात होती है तो क्या इसको लागू करना, या फिर जो कहा जा रहा है कि 2029 के बाद जो है वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में जो है पूरा देश जो है मत करने के लिए बाहर निकलेगा। वो देखने वाली बात होगी किस तरीके से विपक्ष को एक साथ लेकर एक मत के साथ जो है संविधान संशोधन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या पॉलिसीज जो है इसमें चेंज होंगी, किस तरीके से लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।